उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। अवादा फाउंडेशन ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किया सम्मानित। जोशीमठ में पड़ रही दरारों ने कई घरों के परिवार को किया बेघर। जोशीमठ में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पहाड़ दरकने की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ों में मची चीख पुकार। जोशीमठ भू धसाव पर हर कोई चिंतित। सीएम धामी के मुख्य सचिव ने पत्रकार वार्ता कर आपदा राहत कार्यों की दी जानकारी। प्रभावित परिवारों को दी जा रही राहत राशि। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित हुए परिवारों को प्रशासन की तरफ से भेजी जा रही है राहत सामग्री। सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने के निर्देश जारी किए। और खटीमा में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर किया गया याद। गोविंद सिंह जी की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने नगर में निकाली शोभा यात्रा। सैकड़ों लोगों और स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभाग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की, जिसका समापन हो चुका है। इस दौरान अवादा फाउंडेशन ने असाधारण प्रतिभा के धनी, विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन करने वाले लगभग 50 खिलाड़ियों और 15 खेल प्रशिक्षकों को, जो कि स्वयं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पदक विजेता को सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया और इसके साथ ही इनको सम्मानित किया गया। स्मृति चिन्ह और भगवत गीता देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती रितु पटवारी और गेस्ट ऑफ ऑनर ओलंपियन और सब इंस्पेक्टर मनीष रावत रहे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन खिलाड़ियों का प्रतिभा सम्मान फाउंडेशन की ट्रस्टी और उत्तर भारत प्रमुख श्रीमती रितु पटवारी की तरफ से हुआ। इस अवसर पर श्रीमती पटवारी ने खिलाड़ी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को निखारा और कठिन परिश्रम करते हुए सफलता हासिल की है, वो वास्तव में अनुकरणीय है। उन्होंने फाउंडेशन के बारे में बताते हुए कहा कि अवादा फाउंडेशन अपने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत युवाओं के लिए रोजगार, कौशल, खेल प्रतिभाओं को तराशने, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने, उन्हें सम्मानित करके प्रेरित करने जैसे अनेकों कार्य पूरे देश भर में कर रही है। विनीत विट्टल जी, जो खुद भी एक जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर कई लोगों को अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ रहा है। पहाड़ दरकने की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर स्थानीय लोगों ने होटल के बाहर जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन जबरदस्ती अपने मनमाने तरीके से उनके मकानों और व्यावसायिक होटलों को जबरदस्ती खाली करवाने के लिए कह रहा है, जबकि नोटिस किसी को भी नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने होटल के बाहर जमकर नारेबाजी की है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन भवनों और होटलों को प्रशासन ने चयनित कर खाली करने के आदेश मौखिक रूप से दिए हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर प्रशासन के सुस्त रवैये से और जबरदस्ती लोगों के घरों को खाली करना जोशीमठ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर हर कोई चिंतित है। वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुख्य सचिव ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत आपदा कार्यों को लेकर जानकारी दी है और राहत कार्यों को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ में अभी तक 2 होटल जो भूधसाव के कारण लटक गए हैं, उनको डिसमेंटल करने का आदेश दिया गया है।
क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। इसके अलावा अभी किसी का भी भवन नहीं तोड़ा जा रहा है। भूधसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापित इनको किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रभावित परिवारों को तत्कालिक तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपये घर शिफ्ट करने और 1 लाख रुपये आपदा राहत मद से एडवांस में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि बाद में समायोजित किया जाएगा। सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे रही है। जो लोग किराए के घर पर जाना चाहते हैं उनको 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने हितधारकों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट किया कि भूधसाव से जो भी यहाँ प्रभावित हुए हैं उनको मार्केट दर पर मुआवजा दिया जाएगा। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधसाव के कारण 723 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें दरारें आई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत आज तक 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में विस्थापित किया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए भूधसाव से कई लोग बेघर हो गए हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में जमीन धंस रही है, लोगों को जीना दूभर हो गया है। वहीं सीएम धामी हर संभव मदद के लिए प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के चलते प्रभावित परिवारों के लिए हरिद्वार के लोगों ने राहत सामग्री भेजी है, जिससे लोगों को मदद मिल सके। अभी तो हम लोग स्टैंड बाय में ही हैं। अभी फोर्स की हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग भी की गई है। जितना फोर्स हमें जो बाहर से प्राप्त हुआ है वो उनको जो सेक्टर हमारे यहाँ जो बांटे गए हैं उन सेक्टरों में फैमिलाइजेशन के लिए हमारे द्वारा भेजा गया है। और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, जैसा जो भी आगे आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सर अभी ब्रीफिंग भी आप लोगों ने अपनी टीम की वगैरह की है, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या अभी आगे की प्लानिंग आप लोगों ने की? ब्रीफिंग तो एक जनरल रूटीन है, क्योंकि हम डेली ही ब्रीफिंग करते हैं फोर्स का कि आने वाले जो है उस जो परिस्थितियां उसमें किस तरीके से हम लोग फोर्स को रिएक्ट करना है, उसके हिसाब से हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग की गई थी। और जो भी आदेश प्राप्त होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सिविल पुलिस की, एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम और सीबीआरआई की जो एक्सपर्ट टीम है, जिसको भवन को डिसमेंटल करने में जो सहयोग कर रही है, वो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। और जो ओनर हैं इस बिल्डिंग के, उनसे भी वार्ता चल रही है। कुछ बिंदुओं पर उनके रिजर्वेशंस थे, वो बिंदु अब करीब करीब समाप्त हो गए हैं। उसके उपरांत इस बिल्डिंग की डिसमेंटलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ये बिल्डिंग इस कंडीशन में है और इस स्लोप पर है कि इसमें हैवी मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये हाथ से प्रयोग होने वाली मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा। और वो सारी मशीनें एसडीआरएफ के पास हैं। और जब ये वार्ता समाप्त हो जाएगी उसके उपरांत ये डिसमेंटलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसा तो नहीं है, जब कुछ उनके रिजर्वेशंस हैं वो फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद वो स्टार्ट होगा। बिल्कुल पूरी तरह हमारी टीम तैयार है। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में खालसा पंथ और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत खटीमा शहर स्थित गुरुद्वारे से की गई। इस दौरान पूरे नगर में भव्य झांकियों के साथ विशाल जुलूस की शक्ल में शोभा यात्रा निकालकर गुरु गोविंद साहब के संघर्षों, बलिदान और योगदान को याद किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में सिख समुदाय के साथ विभिन्न समाज के सैकड़ों लोगों और स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था के दृष्टिगत भारी संख्या में पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। वहीं सिख समाज की ओर से विशाल रूप से लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं से पूरा देश चिंतित है। आए दिन भूधसाव की डरा देने वाली तस्वीरें और घटनाएं सामने आ रही हैं। जोशीमठ में घर छोड़ने वाले लोगों की आंखों में आंसू हैं, उनका दर्द भी देखने को मिल रहा है। और सुबह होते ही लोग कैंप से निकलकर अपने घरों को देखने जा रहे हैं। अपने आशियानों को निहारते हुए इनकी आंखें भर आती हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस घर में लोगों ने अपनी पूरी जीवन बिता दिया, आज उन घरों को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। जरा सोचिए, जिस आशियानों को उन्होंने सींचा आज उन्हें बेघर होना पड़ रहा है। उन पर क्या गुजर रही होगी। देखिए, पहाड़ के लोगों को दर्द
जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। यानी कि पहाड़ के लोगों का जो दर्द है वो हम सभी इसको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आप देखिए और इस रिपोर्ट के ज़रिए भी आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर कितने बुरे हालात वहाँ पर बने हुए हैं और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। गुस्सा वो प्रकट कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपदा उनके ऊपर आन पड़ी है उससे उनको कैसे भी करके निपटना होगा। सरकार और प्रशासन की ओर से भी उनको सहयोग किया जा रहा है, लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका आशियाना छिन रहा है लेकिन मुआवजे की बात नहीं हो रही है। दरारें, दर्द और यादें, लड़खड़ाती जुबान और भरी आंखों से जोशीमठ के लोग जो अपनी दर्द भरी दास्तां सुना रहे हैं, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। दरारें, दर्द और यादें, इन दिनों जोशीमठ के लोगों की बस यही कहानी है। जोशीमठ में पड़ रही दरारों को लेकर कई घरों को खाली कराया जा चुका है। इन घरों में वर्षों से रहने वाले लोग अपना दुखड़ा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की जिंदगी कैसे बसेगी, इसको लेकर भी सभी चिंतित हैं। इन लोगों की आंखों से निकलते आंसू इनका दर्द बयां कर रहे हैं। ये यादों की कहानी बयां कर रहे हैं। ये आंसू नया आशियाना तो वक्त आने पर होगा, लेकिन अभी आंखों से बहते आंसू यादों की कहानी बयां कर रहे हैं। हर तरफ बस एक ही गुहार, पहाड़ बचा लो सरकार, सुनाई दे रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा भूधसाव बेहद चिंता का विषय है। उत्तराखंड के जोशीमठ में घर, मकान, दुकान और सड़कों पर दरारें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर नई दरारें उभर रही हैं और ये दरारें छोटी नहीं हैं, ये दरारें डराने वाली हैं। इसकी वजह से हजारों लोग डर में हैं, दर्द में हैं। जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अपने घर के छूट जाने का संकट है। जोशीमठ में दरारें लगातार लोगों को डरा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जोशीमठ पहुंचकर शहर के भूधसाव क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित संकटग्रस्त परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। कि हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस बैठक में जमीन धंसने की घटना से उपजे संकट और इससे निपटने के उपाय समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रशासन की ओर से अब तक 678 घरों को चिन्हित किया गया। इसके अलावा 2 जर्जर होटलों को भी चिन्हित किया गया है। भूधसाव के कारण जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुल 723 भवनों में दरारें दृष्टिगत हुई हैं। सुरक्षा के लिहाज से कुल 131 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया। 53 प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए प्रति परिवार की दर से घरेलू सामग्री के लिए धनराशि वितरित की गई है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन जबरदस्ती अपने मनमानी तरीके से उनके मकान और व्यावसायिक होटलों को जबरदस्ती खाली करवाने के लिए कह रहा है। ये तो बहुत परेशान है। दरअसल में जो है इस जमीन की स्थिति ऐसी है, ये जमीन यहाँ नीचे से रोड कटी है, ऊपर से ड्रेनेज का सिस्टम इनने बहुत, नगर पालिका ने बहुत गंदा कर रखा है। तमाम जितने स्कवर हैं यहाँ सारे बंद हैं सर। हमने वार्ड मेंबर को बता दिया है, PWD वालों को बता दिया है, कभी बोल रहे हो कि वो डालेंगे। दरअसल में रोडों की स्थिति ये क्या बोलते हैं, नंदा सैंड वाली रोड से लेकर के केवल एक ही ड्रेनेज सिस्टम है जो नाला आता है, इधर इस पे डालते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे स्कवर है लोगों ने मकाने बना दी है। ये घरों के जो है ये ज़मीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों का जो है जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। जबकि नोटिस किसी को भी नहीं दिया गया।
स्थानीय लोग और महिलाएं होटल के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन भवनों और होटलों को प्रशासन ने चयनित कर खाली करने के आदेश मौखिक रूप से दिए हैं, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के सुस्त रवैये से लोगों के घरों को खाली करना जोशीमठ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात भी की गई है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद की जा रही है। वहीं जोशीमठ में पड़ रही दरारों को लेकर कई एक्सपर्ट टीम भी लगातार जांच कर रही है। कि अभी तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। आखिर क्यों पहाड़ों में इतनी दरारें आ रही हैं और इसका कसूरवार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार के हर की पौड़ी पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बैग में बम मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और सघन चेकिंग अभियान चलाया। हरिद्वार को लेकर मिल रही तमाम आतंकी धमकियों के बीच हरिद्वार पुलिस ने हर की पौड़ी पर देर रात मॉक ड्रिल की। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट पर है और इसी को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी पर मॉक ड्रिल की गई। अचानक गंगा आरती के समय मालवीय घाट पर संदिग्ध बैग मिलने की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए हर की पौड़ी पर पुलिस की तरफ से मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें बीडीएस डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई की गई। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को लेकर यह अभियान लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। एसएसपी हरिद्वार द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि होटल धर्मशालाओं की भी चेकिंग की जाए। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीओसीटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थे। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। एक सघन चेकिंग के लिए होटल ढाबे की चेकिंग के लिए भी निर्देशित किया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। पूरे देहात क्षेत्र में और सिटी क्षेत्र में ये अभियान 26 जनवरी और मकर संक्रांति को ध्यान में रख के जारी। केदार घाटी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम के करवट लेने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। केदार घाटी, कालीमठ घाटी, मध्य महेश्वर घाटी और तुंगनाथ घाटी में बादल छाने से तापमान में भारी गिरावट महसूस होने लगी है। निचले क्षेत्रों में सर्द हवाओं के चलने से ग्रामीण घरों में कैद होने के लिए विवश हो गए। आने वाले समय में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, मणिमाई तीर्थ, वासुकीताल, पांडव सेरा सहित हिमालयी भूभाग बर्फबारी से लदक होने की संभावना भी बनी हुई है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड विकास कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी की गई। साथ ही मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के विरोध में 15वें वित्त की धनराशि अब तक प्राप्त न होने, कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि न होने और मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 10,000 की प्रोत्साहन राशि प्राप्त न होने से आक्रोशित ग्राम प्रधान संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान संगठन काफी लंबे समय से 12 सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसमें से अभी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन ने आज ब्लॉक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आज ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संदर्भ में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है और इसमें उन्होंने मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू न करने क्योंकि गांव में नेटवर्क की समस्या के कारण मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में दिक्कत आ रही है मनरेगा योजना में।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 साल के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 22 सहायक सेनानी 6 माह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अधिकारी मुख्यधारा में शामिल हुए। इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानवाधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण किया गया। ये प्रशिक्षण उनको दिया गया, ये ट्रेनिंग इनको दी गई। पास आउट होने वाले ये सभी अधिकारी हर स्टेट के हैं। मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद 45 युवा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्यधारा में शामिल हुए। इसमें उत्तराखंड के 4 युवा भी अधिकारी बने हैं। बात करेंगे मसूरी की। मसूरी के बालोगंज क्षेत्र में मोबाइल टावर पर कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने सीज कर दिया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता के नेतृत्व में एमडीडीए की टीम पुलिस बल के साथ मसूरी बालोगंज पहुंची और अनाधिकृत बिल्डिंग के ऊपर लगाए गए टावर को सीज कर दिया। अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता ने कहा है कि बालोगंज निवासी ने अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन के ऊपर मोबाइल टावर लगा दिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम की ओर से पूर्व में एक टावर का चालान किया गया। वहीं सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एसडीएम मसूरी के न्यायालय में सुनवाई के दौरान एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने टावर को सीज करने के आदेश भी जारी किए, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा पुलिस बल और एमडीडीए की टीम के साथ अनाधिकृत टावर को सीज कर दिया गया। उन्होंने मसूरी की जनता से अपील की है कि कोई भी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत किए निर्माण ना करे, जिससे निर्माण पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो। उत्तराखंड के सितारागंज में अवैध और ओवरलोड खनन की तस्करी को रोकने के लिए सीओ ने सिडकुल रोड में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन को पकड़ लिया। खनन का रवक्का चेक करने पर कुछ वाहनों में ओवरलोड खनन भरा था, जबकि एक वाहन के पास खनन का रवन्ना तक नहीं था। पुलिस ने सभी वाहनों को सीज कर दिया। आपको बता दें कि सीओ ओम प्रकाश पुलिस कर्मियों के साथ सिडकुल प्रवेश द्वार पर वाहनों की चेकिंग के लिए तैनात हो गए थे। उन्होंने अवैध खनन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया, जबकि 3 अन्य वाहनों में जांच के दौरान ओवरलोड खनन मिला। पुलिस ने 3 वाहनों के भी चालान काट दिए। पुलिस की मुस्तैदी के बाद सिडकुल मार्ग में खनन वाहनों की जगह जगह कतारें लग गईं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सीओ ओम प्रकाश ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध कार्यों पर पूरी तरह से पुलिस ने नकेल कसने की कोशिश की है और इसमें हम जुटे हुए हैं। टीम में सिडकुल चौकी प्रभारी चंदन बिष्ट भी मौजूद हैं। बनी रहती है और काफ़ी गाड़ी वाले जो ओवरलोड और अवैध खनन की शिकायतें निकल रही थी, काफ़ी मुश्किल की क्षेत्रों में भी आ रहा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा चौकी सिडकुल की टीम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्राली को अभी अवैध खनन में सीज किया गया है और एक डंपर और एक ट्रैक्टर ट्राली और सीज की गई है। 2 डंपर सीज करे गए हैं ओवरलोड में। इसी तरीके से इन लोगों से, मोटर मालिकों से मेरी अपील है कि अब ओवरलोड ना चले, अवैध खनन ना चले, जिससे कि दुर्घटना नहीं होंगी और मनुष्य जो है दुर्घटना नहीं होंगी और आदमी सुरक्षित रहेगा। जारी रहेगा किसी भी कीमत पर अवैध खनन। शहर का जिला चिकित्सालय पीपी मोड़ पर संचालित हो रहा है, जिसकी बदहाली को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। पौड़ी विधायक स्वास्थ्य मंत्री से पीपीपी जो मोड़ है उसको वापस लिए जाने की मांग भी कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी पीपीपी मोड़ पर संचालित अस्पतालों को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ताज़ा मामला पौड़ी में एक महिला की चिकित्सालय में गलत चिकित्सा परामर्श दिए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां 2 दिन भर्ती होने के बाद 21 दिसंबर को चिकित्सक ने बेटी की पित्त की थैली में 9.3 mm की पथरी होने की बात करते हुए 3 दिन के भीतर ऑपरेशन करवाने की बात कही। साथियों के परामर्श के बाद उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर का रुख भी किया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची की पित्त की थैली में कोई भी पथरी नहीं है। ये भी बताया कि बच्ची को सामान्य बुखार है, जिसके बाद 3 दिन के इलाज में बच्ची स्वस्थ हो गई। उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ पौड़ी और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज किए जाने की बात कही है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का दावा करते हैं, लेकिन लगातार लापरवाही भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं यहाँ था नहीं, मैं देहरादून था और परसों में लौटा हूँ। कल कार्यक्रम में था, आज ये दूसरा कार्यक्रम है। तो आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिल रही है, निश्चित रूप से मैं सीएमएस से बात करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मेजर गलतियाँ ये है और इस तरह की गलतियाँ होंगी तो निश्चित रूप से इनको जो है इस हॉस्पिटल से मतलब काम नहीं मिलना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कि तो जान माल का खतरा है। अगर किसी को गलत रिपोर्ट बता देंगे और डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा कि चीर फाड़ करो, ऑपरेशन करो, तो बड़ा मामला है। ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं इस संज्ञान को लेते हुए बातचीत। उत्तरकाशी के धरासू गंगोत्री नेशनल मार्ग पर सराहन, ग्वालदम और पौड़ी के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया और चक्का जाम कर दिया। लोगों ने शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिए जाने, आयु पार कर चुके प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को सम्मानजनक पेंशन दिए जाने, मृतक आश्रितों को पेंशन और आर्थिक सहायता दिए जाने, साथ ही सत्यापन सूची में पौड़ी वार्ड के महिला और पुरुष के छूटे हुए सत्यापन किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। स्थानीय लोगों ने जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि लोगों ने अपनी सरकार से मांग की है और इसी दौरान मांग करते हुए लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। तो कई सारी इनकी मांग थी और इन मांगों को लेकर ही इन्होंने यहां प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।